नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं जनरल साइंस का। अपनी आज तक जो अपनी कक्षा लगी है उसमें अपन ने जो पॉइंट हैं जनरल साइंस के, उसमें पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था अम्लक्षार लवण। अम्लक्षार लवण के साथ में पीएच स्केल भी आ गया था। ये पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिया था। उसके बाद दूसरा भाग अपन ने पढ़ा था रासायनिक गैस के बारे में, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा पार्ट के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है रासायनिक सूत्रें व उसके उपयोग। ये 3 पार्ट जो हैं वो अपन ने जनरल साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं। अब चौथे पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे, अगर 3 पॉइंट आपको क्लियर करना है तो पीछे वाले पूरे वीडियो जो है अपने वो पूरा देख के क्लियर कर लेना भाई, ठीक है। और आज अपन जनरल साइंस का नया पॉइंट चालू करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है धातु है धातु का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, धातु है धातु। देखो भाई, डिस्कस करने वाले हैं धातु है धातु। धातु व अधातु समझना दोस्तों। धातु किसको कहते हैं अपन? धातु किसको बोलते हैं? वह तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं। वह तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं। और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धात्विक बंध बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। धातु किसको बोलते हैं? धातु वह तत्व हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। अर्थात अपन बेसिकली देखें तो धातु अपन बोल सकते हैं जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह है। जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह है आसानी से होता है। जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह है आसानी से होता है, उसी का नाम क्या होता है भाई? धातु। हालांकि अपवाद जो हैं वो इसमें आते जाएंगे, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाता जाऊंगा अपवाद क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो इनकी डेफिनेशन होगी कि धातु वो तत्व है जो सरलता से धनायन बनाते हैं या धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह आसानी से होता है उसी का नाम क्या होता है? आपका धातु होता है, ठीक है। ये तो बेसिक बात हो गई। अब देखो धातु के एग्जाम्पल कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ सिंबल आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब आर्मी का पेपर होता है तो कई बार आपको सिंबल भी पूछ लेता है, प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। तो प्रतीक चिन्ह में जो इंपॉर्टेंट है वो 10-11 आपको याद करवा रहा हूं, ठीक है। देखना दोस्तों, सबसे पहले सोडियम का सिंबल क्या होगा भाई? सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na। पोटेशियम को किससे लिखते हैं? सोडियम आ गया Na, पोटेशियम को लिख दिया K, ठीक है। कैल्शियम को किससे लिखते हैं? कैल्शियम को लिख दिया Ca। मैग्नीशियम को लिख दिया Mg। मैग्नीशियम को लिख दिया Mg। आपको यदि नाम दे मैग्नीज, मैग्नीज को अपन लिख देंगे Mn। मैग्नीज को किससे लिखेंगे भाई? Mn से लिख देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, याद रखना। सोडियम Na, पोटेशियम K, लोहा, लोहा यानी आयरन Fe, Fe। सोना, सोना का आ गया आपका Au। चांदी की बात करें तो चांदी का आ गया आपका Ag, ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं जिंक या जस्ता,
जस्ता की बात करें तो जस्ता में आता है आपका Zn, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कॉपर या तांबा, तो कॉपर या तांबा का आता है आपका Cu। एक आता है आपका टिन, टिन का सिंबल होता है Sn। एक होता है रांगा, रांगा शीशा, एक ही बात है, रांगा शीशा या लेड, सिंबल क्या होता है Pb। एक तो ये अपवाद है, आगे अपन पॉइंट में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी तो मैं आपको कुछ सिंबल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं धातु के, वो याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, रांगा या शीशा का क्या होता है आपका Pb, टिन का क्या होता है Sn, तांबा Cu, जस्ता Zn, सोना Au, चांदी Ag, लोहा Fe, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं पारा, इनका भी अपवाद का बढ़िया क्वेश्चन बनता है। पारा का क्या होता है आपका Hg होता है, ध्यान रखना, पारे का सिंबल क्या होता है आपका Hg होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर रूप से यानी बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। फास्फोरस का P होता है, पोटेशियम का K होता है, रांगा या शीशा का Pb होता है, टिन का Sn होता है, ठीक है। इनको बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये तो प्रतीक चिन्ह हो गए जो लगभग ईजीवे में, आर्मी में जो GD की एग्जाम होती है उसमें लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतीक चिन्ह का, ठीक है। अगर प्रतीक चिन्ह से नहीं पूछेगा तो गुणों से आ जाएगा या फिर इनके जो तथ्य बनते हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। अब देखना भाई, अपन बात करते हैं धातु के गुणों की कि धातु के गुण कौन कौन से हैं। धातुओं के गुण, धातुओं के गुण, सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि लगभग सभी धातुएं, अपन ये बोल सकते हैं कि लगभग सभी धातुएं क्या होती है भाई, ठोस होती है। लगभग सभी धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती है। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद आगे मैं आपको बता दूंगा। लगभग सभी धातुएं ठोस होती है। धातुएं क्या करती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती है। इसी कारण धातु की संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। इसी कारण धातु की संयोजकता क्या होती है भाई, धनात्मक होती है, ठीक है। संयोजकता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद अगला तीसरा गुण ये रहता है कि लगभग सभी धातुएं क्या होती है भाई, लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है भाई, ठीक है ना। लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्लियर है। उसके बाद चौथा गुण ये आता है कि धातुएं क्या होती है भाई, धातुएं ध्वनिक होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। अब यहां मैं 3-4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लगभग सभी धातुएं जो होती है वो ध्वनिक होती है। अब ध्वनि की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। एक बात मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं, अगर आपको पूछे वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश के वेग की अपन बात करें तो वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये वायु में प्रकाश का वेग होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड ये वायु में ध्वनि का वेग होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊं तो एग्जाम्पल ये बनता है कि जब बिजली कड़कती है तो पहले आपको उनका प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि कुछ समय बाद में सुनाई देती
देती है। इनका कारण ये रहता है कि प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है तो पहले अपन किसी वस्तु को या उसके प्रकाश को अपन देख सकते हैं। ध्वनि कुछ समय बाद में सुनाई देती है क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो वायु में प्रकाश के वेग से कम होता है, अतः ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ठीक है ना, तो ये रीजन बन गया। इनका विवरण जो है वो अपन प्रकाश जो पॉइंट पढ़ेंगे प्रकाशिकी उसमें अध्ययन करेंगे भाई। ठीक है, अब देखो ध्वनि की बात आ गई कि भाई धातुएं ध्वनिक होती है, तो यहाँ अपन 2 पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि भाई ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है और ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। 3 प्रकार के कौन कौन से पूछ सकता है, देखो भाई। सबसे पहला तो आपको ये पूछ सकता है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। एक पूछता है ध्वनि का वेग सबसे कम किस माध्यम में होता है, माध्यम की बात कर रहा हूं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक जो होता है वो ठोस माध्यम में होता है। ठीक है, यानी ठोस बोल सकते हैं, धातुओं में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है या ठोस जो अवस्था होती है उसमें आपका ध्वनि का वेग होता है वो ज़्यादा होता है। और बात करें गैस अवस्था की, तो गैस जो माध्यम होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। लेकिन भाई ठोस में ज़्यादा होता है, लगभग सभी धातुएं ठोस होती है तो धातुओं में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। लेकिन कौन सी धातु में, यानी किस धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो अपन ये कह सकते हैं जो इस्पात है, इस्पात या स्टील जो होता है, इस्पात या स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। इस्पात या स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग किस धातु में होता है, तो इस्पात या स्टील में होता है। अगर ये ना ऑप्शन मिले तो दूसरा स्थान आता है लोहे का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको ये पूछें इस्पात में ध्वनि का वेग होता कितना है, इस्पात में ध्वनि का वेग होता कितना है, तब एक बात ध्यान में रखना, जो इस्पात में ध्वनि का वेग है वो वायु में ध्वनि के वेग का कितना गुना होता है, 15 गुना होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग जो होता है दोस्तों वो वायु में ध्वनि के वेग का कितना गुना होता है, 15 गुना। बताओ वायु में ध्वनि का वेग कितना था, 332। 332 को किससे गुणा करूंगा, 15 से गुणा करूंगा। बोलो कितना आएगा, 15 × 45 48 4980 मीटर प्रति सेकंड। तो आप बताएंगे सभी कि इस्पात में ध्वनि का वेग कितना होता है, 4980 मीटर प्रति सेकंड। यानी लगभग अपन कितना मान लेते हैं, 5000 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। बोलो क्लियर है ना। तो अगर माध्यम की बात करें तो आपको क्या आंसर देना है, और माध्यम न देकर सीधा धातु का ही पूछे तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि का वेग होता है वो इस्पात में होता है, उसके बाद किस में होता है, आपका लोहे में होता है। बोलो क्लियर है ना। अब देखो थोड़ी सी मैं और चर्चा कर लेता हूं अभी। अगर इस्पात की अपन बात करें, 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, साथ में याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्पात की बात करें तो इस्पात जो होता है वो डलवा लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। डलवा लोहा प्लस कार्बन को अपन क्या बोल सकते हैं, इस्पात बोल सकते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक, एक तो होता है आपका अस्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसको बोलते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछे, ये तो अपना चुंबकत्व पॉइंट चलेगा फिजिक्स में, उसमें अध्ययन करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं याद करवा दूं यहां। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तब आएगा आपका इस्पात का। समझ गए ना। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं। जबकि अस्थायी चुंबक या आपको क्वेश्चन पूछे विद्युत चुंबक बनाने में
किसका प्रयोग करते हैं? अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तब आंसर आएगा आपका नरम लोहा। किसका प्रयोग करते हैं भाई? नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, या अपन कह सकते हैं कई बार ऑप्शन मिलता है कच्चा लोहा। भाई आर्मी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो तीनों ध्यान रखना, इस्पात ढलवा लोहा प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। परमानेंट चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग करते हैं, जबकि टेम्परेरी जो चुंबक होता है, अस्थायी जो चुंबक होता है, अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा या कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक नाम नहीं मिलता है, आपको नाम दे दे विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, विद्युत चुंबक पूछे तो भी आंसर आपको नरम लोहा या कच्चा लोहा ही देना है। क्लियर है ना? कंपैरिजन करके क्वेश्चनों को ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद देखो भाई, एक तो आपको पूछे बात लोहे की है, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप, पहला क्वेश्चन। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कोयले का सबसे शुद्ध रूप। ये 3 क्वेश्चन और याद रखने हैं भाई। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है आपका? पिटवा लोहा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है आपका हीरा, और कोयले का सबसे शुद्ध रूप है आपका एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड, ठीक है ना। तीनों क्वेश्चन याद रखना। अगर आपको पूछे लोहे का शुद्ध रूप क्या है, तो आएगा पिटवा लोहा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो आएगा हीरा। कोयले का शुद्ध रूप क्या है, तो आंसर आएगा एंथ्रेसाइड। क्लियर है ना? अब देखो भाई, अपन डिस्कस करने वाले हैं गुणों में। वापस पॉइंट पे आते हैं। 2 गुण और बचे हैं इसमें। 2 गुण ये हैं, एक तो आपसे ये पूछें कि भाई धातु जो होती है उसमें एक तन्यता का गुण होता है, यानी धातुएं क्या होती है भाई? धातुएं तन्य होती है। अब तन्य का मतलब होता क्या है? तन्य का मतलब ये होता है किसी भी धातु को गर्म करके यदि आप उसे एक तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसी गुण का नाम होता है तन्यता। क्लियर है ना? किसी धातु को गर्म करके उसे एक तार के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है, उस गुण का नाम ही क्या होता है आपका? तन्य होता है। एक होता है कि धातुएं आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय होती है, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। तो आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? आघातवर्धनीय का मतलब ये होता है किसी भी धातु को गर्म करो और गर्म करके यदि आप उसे एक चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसी गुण का नाम होता है आघातवर्धनीय। बोलो क्लियर है ना? किसी धातु को गर्म करके तार के रूप में परिवर्तित होना तो तन्यता कहलाता है, और किसी धातु को गर्म करके उसे चादर के रूप में बदलना आघातवर्धनीय कहलाता है। और लगभग सभी धातुएं आघातवर्धनीय व तन्य होती है। ये अपने धातु के गुण हो गए दोस्तों आज जो आपको पॉइंट पढ़ाया है, लगभग एक क्वेश्चन बनता है, चाहे आपको परमानेंट चुंबक का पूछ लो, चाहे आपको अस्थायी चुंबक का पूछ लो, चाहे आपको सिंबल का पूछ लो, चाहे आपको और बातें बताई थी, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में ध्वनि का वेग। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज वाला जो पार्ट है वो आप क्लियर करेंगे तो आगे आप धातु अधातु का जो पार्ट है वो बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आगे से आगे, ताकि विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है वो हो सके। और अपने चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से आपको जो उपयोगी नोट्स हैं वो वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है।